नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसकी अहमियत और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाते हुए उसे समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। इसमें चीन के साथ जो थोड़ी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है और बहुत खुशी का विषय है कि हमारी सेना ने सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया है और निश्चित रूप से जो मोदी जी का इस विषय में जो वो नेतृत्व है वो काबिल तारीफ है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी सेना को इतनी खुली छूट दी है कि जो भी आवश्यक हो, मुनासिब हो, उचित हो, जरूरी हो, सेना जो खुद फैसला ले और देश की सुरक्षा को और देश की प्रतिष्ठा और उसकी संप्रभुता और सार्वभौमिकता सॉवरेनिटी को सुनिश्चित करें। तो यहाँ तक तो ठीक है मोदी जी, आपका देश विरोधी जो गतिविधि है वो भारत के अंदर है और जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है इस मुल्क को भी और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों। जरा याद करिए कि 2014 का जब चुनाव हुआ था उसके पहले 2004 से लेकर 2014 तक सोनिया मनमोहन की जो सरकार थी वो दिन प्रतिदिन खास करके यूपीए 2 के पीरियड में दिन प्रतिदिन कोई घोटाला कोई महंगाई का एक क्रम चल रहा था। जनता बिल्कुल ऊब गई थी कि इस घोटालेबाज देश की लुटेरी, देश की डकैत इस कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस तो कहना भी ठीक नहीं है, ये तो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस है, उससे निजात कब मिलेगी और कोई ऐसा शासन आएगा जो कि इन डकैतों को ठिकाने लगाएगा। आपने प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही वो एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का तुरंत गठन कर दिया जिसको कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया और करीब 3 साल तक उसको वो सरकार लेकर बैठी रही, सोनिया मनमोहन की सरकार, जिसको आप यूपीए सरकार कहते हैं आप लोग। तो यहाँ तक तो आपने तमगा लूट लिया, एसआईटी का गठन किया काला धन को लाने के लिए, लेकिन उस एसआईटी ने क्या किया, काला धन लाया कि नहीं लाया ये कुछ पता होता नहीं। और ऊपर से पूरे देश में जिस जीएनपीसी को लूट भ्रष्टाचार के मामले में उसको बेनकाब करना था, उसको ठिकाने लगाना था, आज वही डकैत
वही चोर और वही लुटेरी जीएनपीसी आप पर कह रहे कि 15 लाख रुपए कहाँ गए। ये माहौल आपने क्यों बनाया? देश तो आपसे उम्मीद ये कर रहा था कि इसी चोर डकैत भ्रष्टाचारी जीएनपीसी को आप ठिकाने अब लगाएंगे। देश ने कभी उम्मीद नहीं किया था कि उल्टे जो है आप जो है इनसे आरोप झेलेंगे कि 15 लाख रुपए कहाँ गए और मोदी चोर है, मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। इतना हौसला आपने क्यों बढ़ाया इसी चोर डकैत और देश के अभिशाप तो खैर है ही इसी जीएनपीसी का। मोदी जी ये आपको बताना पड़ेगा। अब बताना क्या, देश को देश जान रहा है, देश देख रहा है कि उसके जितने भी घोटाले थे 30-35 लाख करोड़ के लूट के, जिसमें कि 2G है, CWG है, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स और आदर्श सोसाइटी, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर वाला, पनडुब्बी कोयला, इसरो, ये लूट थी। सोनिया मनमोहन तो रबर स्टैम्प था सोनिया के द्वारा, जीएनपीसी के द्वारा। मोदी जी आप बहुत बेशर्मी से सारे घोटालों को आप निगल गए, खा गए। देश को जवाब आपको देना पड़ेगा कि जिन घोटालों के लिए इस देश की आवाम ने आपको सत्ता दी थी कि इन देश के डकैतों को, चोरों को और भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने लूट कर काला धन जमा किया है, उनका काला धन लाइए और कौन कौन खातेदार हैं और उनके खातों में कितना कितना काला धन है, ये देश को बताइए, ताकि हमारे देश की जनता ये तो जाने कि ये जो जिन गरीबों के मसीहा बनने का दम भरते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, गरीब उनकी माला जपते हैं, वो मसीहा नहीं बल्कि देश के डकैत चोर हैं। ये बहुत उम्मीद थी इस मुल्क को आपसे, लेकिन आपने इन चोर डकैतों के ही पक्ष में वो माहौल बना दिया। अब वो उल्टा आपको चोर कहते हैं, चौकीदार चोर कहते हैं, और 15 लाख रुपए कहाँ गए ये पूछते हैं आपसे। और यही नहीं, ये सब गद्दार भी हैं। ये तो आपको पता होगा कि ये राहुल जो है 2 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर जब भारत और अपने दुश्मन चीन के बीच में तनातनी युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, तो अपने दुश्मन चीन के राजदूत से 12 बजे रात को गुप्त रूप से चोरी से मिलता है। मीडिया वाले पूछते रह गए कि भाई कि आप मिले थे कि नहीं मिले थे। हफ्तों या 10 दिन तक झूठ बोलता रहा कि हमने नहीं मिला। लेकिन बाद में कबूला कि हाँ वो मिला। बाद में तो ये भी खुलासा हुआ कि वो इसलिए मिलने गया था, वो जो है राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे के लिए, रिश्वत के लिए, घूसखोरी के लिए चीन से, ताकि वो भारत के खिलाफ गद्दारी करे और ताकि अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ गद्दारी करने के लिए वो रिश्वत वो मांगने गया था। ये गद्दार राहुल। मोदी जी आपको इतना मालूम है कि नहीं मालूम है? तो ये सब गद्दार भी हैं और देश में हमेशा अस्थिरता भी फैलाते रहते हैं। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काते भी रहते हैं। ये सब आपको मालूम है।
इतने खतरनाक देश के दुश्मनों को, मतलब कि इतना हौसला इन सबों का बढ़ा हुआ है कि उल्टे आप पर आरोप लगा रहे हैं और आप जो कायरों की तरह इनके सारे आरोप को झेल रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं। इस तरह के माहौल की कभी भी इस उम्मीद से जनता ने आपको 2014 में सत्ता नहीं दी थी। ये जानिए। राहुल गांधी के विषय में भारतीय जनता दल ने तमाम बताया हुआ कि हमारी जब सेना पराक्रम दिखाती है तो ये गद्दार सबूत मांगता है, सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांगता है, ये बालाकोट स्ट्राइक में सबूत मांगता है अपनी वो सेना के खिलाफ। ये आतंकवादियों की भाषा बोलता है गद्दार राहुल। पाकिस्तान का जो सरकार की पाकिस्तान में जो राजनीतिक माहौल है उसकी भाषा बोलता है, और हमारा जो दुश्मन पाकिस्तान है उसका जो मीडिया है, उसका जो राजनीतिक माहौल है वो इसके गद्दारी भरे वक्तव्यों का ही वो इस्तेमाल करते हैं। अपनी फौज के सेनाध्यक्ष को ये सड़क का गुंडा ये कहलवाता है, और हमारे दुश्मन देश के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए दूध भेजता है, और अपने दुश्मन पाकिस्तान से साठगांठ के लिए जो है वो मणिशंकर अय्यर को भेजता है। इतने खतरनाक देश के दुश्मन को मोदी जी आप क्यों पाल रहे हैं? सीए के मामले में यानी इन सबों ने भड़काया, और फिर ये भी जान लीजिए कि जितना ये हिंसा की जाती है, ये जो जेएनपीसी जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी और असामाजिक तत्वों का एक हिस्सा है, और उसी में हिंसक और उपद्रवी तत्व भी हैं, उसको ये पालती है जेएनपीसी, और उसी का इस्तेमाल करती है तोड़ फोड़, हिंसा, आगजनी के लिए और दंगों के लिए। इतनी खतरनाक है ये जेएनपीसी, और उतनी खतरनाक ये वामदल वाले हैं, कम्युनिस्ट वाले। आपकी तो आंख तब भी नहीं खुली कि जब ये नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसका इन सबों ने समर्थन किया था। इसलिए इसी से पता चलता है कि आपका राष्ट्रवाद कितना नकली है, कितना छल करने वाला है, कितना कपटपूर्ण है, कितना धोखेबाज है। आप पर जरा भी असर नहीं हुआ। जरा भी आप में देशभक्ति होती तो कन्हैया कुमार गैंग को और इस गद्दार राहुल को और उसके जेएनपीसी माने कांग्रेस को, सीताराम येचुरी को, उसकी पार्टी सीपीआईएम को, डी राजा और उसकी पार्टी सीपीआई को, ये जो इसका जेएनपीसी मैंने गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस का जो दूसरा अवतार है केजरीवाल और उसके आम आदमी पार्टी को, सबको सेना के हवाले करते, चूँकि ये मामला हमारे देश की संप्रभुता से पर आक्रमण से जुड़ा हुआ था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, सरेआम बोला गया, उसके समर्थन में सब खड़े हुए। लेकिन आप इस देश के दुश्मन हैं और इन ताकतों को आपने छोड़ दिया और कन्हैया कुमार को एक नकली अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया, और वो कन्हैया कुमार बिल्कुल तन करके वो गद्दार कन्हैया कुमार इस देश में घूम रहा है, चुनाव लड़ रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए मोदी जी, जो आप देश विरोधी ताकतों को इस तरह से आप टीवी चैनलों पर जब ये डिस्कशन होता है, ये गद्दार किस्म के जेएनपीसी और गद्दार किस्म के ये
गद्दार जो है वामदलों के प्रवक्ता कितने आक्रामक होके बीजेपी के प्रवक्ताओं के ऊपर हमला करते हैं, उल्टे ये माहौल आपने दिया है। जिन ताकतों को नष्ट में नाबूद करना चाहिए था आपको, एनपीसी जो इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, इस देश की दुश्मन है, इस देश के सबसे बड़े गद्दार है, वाम दल वाले जो इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, उसके प्रवक्ता, अब आपने वो माहौल दिया है कि ये प्रवक्ता जो है पूरा आक्रामक होकर के, हिंसक होकर के टीवी चैनलों पर बहस करते हैं। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि ऐसे आपने वो माहौल दिया हुआ है। अब किसी भी देशभक्त को या हमारे मुल्क को आपका ये व्यवहार, आपकी व्यवस्था नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस एनपीसी ने बौद्धिक वर्ग का एक तबका खड़ा कर लिया है, जो कि अर्बन नक्सल के रूप में, बारूदी बौद्धिक वर्ग के रूप में, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट के रूप में और कुछ चमचे किस्म की बौद्धिक वर्ग के रूप में, जो कि इस एनपीसी के गद्दारी के और भ्रष्टाचार के और सारे पापों को ढकते ही नहीं बल्कि इनकी भटेती करते हैं, इनके भाट बने हुए। और सिर्फ एनपीसी नहीं, एनपीसी के साथ जो है देश के गद्दार, देश विरोधी मीडिया, उसमें सबसे आगे कौन है? द हिंदू इंग्लिश डेली। द हिंदू इंग्लिश डेली के विषय में भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है। कई बीजेपी नेताओं से मैंने पूछा भी कि भाई दी हिंदू इंग्लिश डेली को जानते हो कि नहीं जानते हो, उनको पता ही नहीं। और अधिक से अधिक कहते हैं कि अरे इसमें हिंदू शब्द तो है ना। हिंदू शब्द का नाम, उसके अफीम सुनते ही बस वो बेहोश हो जाते हैं कि भाई इसमें हिंदू है तो इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कितने बीजेपी और आरएसएस के नेता, बहुत कम लोग ऐसे बोलें कि नहीं भाई ये बहुत ही खतरनाक कम्युनिस्टों का अखबार है, देश के खिलाफ हमेशा ये बोलता रहता है, लिखता रहता है, अब बड़ी सफाई से, बड़े घातक तरीक़ों से। द हिंदू इंग्लिश डे, मोदी जी। और यही नहीं, यह सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं उनका बड़ा चाहता पेपर है। काफ़ी अच्छी मेरे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए तक अच्छी सामग्री जुटाता है, अच्छी अंग्रेजी लिखता है। तो उनका सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स का जो तैयारी करते हैं सबसे चाहता पेपर है। तो उसी की मानसिकता वाले जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में। कितनी खतरनाक बात, आपको पता है कि नहीं पता है? इसे दी हिंदू की मानसिकता वाला, उसी हिंदू का एनराम है। हमेशा जो है इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है वो। कुछ पता है कि नहीं आपको? कुछ आप जितने भी देश के दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को आप जो है पाल रहे हैं। यह देश कभी भी आपको मोदी जी माफ नहीं करेंगे। और पत्रकारों का भी जो गिरोह है, रवीश कुमार, देश के खिलाफ बोलते बोलते जो है वो रमन मैगासासी अवार्ड लाया। जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया का जो माहौल है वो भारत विरोधी है। वो भले चीन के मुद्दे पर वो अमेरिका भारत का साथ दे रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है वो भारत विरोधी है। और इसी देश के अंदर देश के खिलाफ साजिश करने वाले, बोलने वाले जो भी पत्रकार होगा वो रमन मैगासासी भी लाएगा, नोबेल भी लाएगा, पुलिजर प्राइज भी लाएगा। कुछ आपको पता है कि नहीं पता है? इस गद्दार एनपीसी ने हमारे देश की जो नींव को पर कुल्हाड़ी मारी है। हमारा जो बौद्धिक वर्ग था उसमें जो है वो गद्दारों को पैदा किया। मैं बता रहा हूँ, दी हिंदुस्तान टाइम्स का
चीफ एडिटर वो विनोद शर्मा बिल्कुल पक्का चमचा है जेएनपीसी का। तो इस तरह से यानी सबको मैंने भारतीय जनता दल इस तरह से गिनाया कि नहीं। मोदी जी आप स्वयं और आपके सिपा सलार जानते होंगे इस बात। तो और मीडिया वाले ये बराबर न्यूज़ 24 का संदीप चौधरी, हम हमेशा वो चीन की सीमा पर बात करता है। वो गद्दार संदीप चौधरी, देखिए इस बात को भारतीय जनता दल सरेआम कह रहा है कि ये जितने भी पत्रकार हैं संदीप चौधरी और मानव गुप्ता जैसे, कि संदीप चौधरी इस पर नहीं बोल रहा है कि इस पर उसकी मैंने घिघी बंद होने वाली बात तो मैंने दूर किया है। वो तो इसीलिए रखा ही गया है कि इस जेएनपीसी जैसे गद्दारों का पाप को ढके और उसकी भटेती करे और उसके पक्ष में माहौल बनाए। ये भी इसलिए ये भी उतना ही गद्दार है। इसलिए उस नेहरू ने तिब्बत को थाली में सजा करके दे दिया अपने दुश्मन नंबर 1 चीन को। चीन के प्रधानमंत्री को बुला करके अपने देश में हिंदू चीनी भाई का एक धोखेबाजी वाला नारा लगवाया। उस धोखेबाजी वाले नारे के अंतर्गत इसी गद्दार नेहरू ने उस दुश्मन नंबर 1 चीन से आक्रमण करवाया और उसके बहाने अक्साई चीन सहित 42,000 है ना और 40,000 वर्ग मील वो चीन को दे दिया इस गद्दार ने दी। चीन की नरसंहारी आतंकवादी या चीन की नरसंहारी विस्तारवादी नीति से भयभीत होकर के सभी तिब्बत, नेपाल, भूटान, बर्मा सभी मिलने वाले तो भारत में अपनी रक्षा के लिए। लेकिन तिब्बत को तो मिलना तो दूर, उसको सौंप दिया उसको चीन को। और तिब्बत सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है, देश है, जो भी है। उसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2/3 है, बहुत बड़ा और बहुत लोगों का हुआ वो अहिंसा के समय। और इसके बाद अच्छा, जब से 1946 से जब से प्रधानमंत्री बना था और जब तक रहा, अपनी फौज के लिए कि एक सुई तक नहीं बनने दिया जानबूझकर, ताकि अपनी फौज को पंग बनाया जा सके और जो है दुश्मन चीन के सामने जो है हमारी सेना घुटने टेक दे, बदनामी हो। इतना बड़ा गद्दार था। और ये संदीप चौधरी हमेशा उसी की पक्ष की बात करता है और बोलता तक नहीं। हमारे देश के लोग ऐसे गद्दार पत्रकारों को पहचाने, ऐसे गद्दार मीडिया को पहचाने और कैसे ये मीडिया वाले पंग होंगे, ये हमारे देश के लोग तय करें। और यदि ये नहीं करेंगे, भारतीय आवाम ताकत दल की सरकार आएगी, इनको वो सबक सिखाएगी कि ऐसे गद्दार चैनलों की आदत वो छूट जाएगी। गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है? निश्चित रूप से यदि सत्ता का उपकरण भारतीय आवाम ताकत दल के पास आया तो इन गद्दारों का वो हालत करेगी कि इस मुल्क में अपराध करने वाले की भी आदत छुड़वाएगी। और जो गद्दारी कर रहे हैं जेएनपीसी वाले, वाम दल वाले और ये पत्रकार, ये मीडिया, या तो अपनी आदत ही छोड़ देंगे या वो इस देश को छोड़ के ही भाग जाएंगे। और इस तरह के माहौल की आवश्यकता है। जेएनपीसी को किस तरह से पंग करके बताया गया था कि जिसमें इसने इतनी बड़ी हिंसा फैलवाई, इसे सोनिया, राहुल, प्रियंका ने इस देश में सीए के नाम पर। मोदी जी थोड़ी भी राष्ट्रभक्ति आप में होती तो आप जो है इन तीनों का साइको टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट करवा करके वो
प्रोटेस्ट, ताकि इनके कितने खतरनाक मंसूबे हैं इस देश के खिलाफ, देश के सामने इनको बेनकाब करके तीनों को एक ही कार्टून में पैक करके इटली आप जो है भेज दिए होते। और इन जितने भी ये कम्युनिस्ट वाले हैं, डी राजा, सीताराम येचुरी, इनको पैक करके बीजिंग अब भेज दिए होते, बीजिंग जो राजधानी है चीन की। और कन्हैया कुमार को जो है सेना को सौंप दिया होते। ये माहौल होता है देशभक्ति का। पूरा देश के गद्दार जो है तांडव कर रहे हैं, आप पर आक्रामक हो रहे हैं, और आप जो है वो बैठे हुए हैं गद्दी पर, वो प्रधानमंत्री के रूप में। आपको पता नहीं है कि हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह जैसे महान अमर शहीदों को इस जेएनपीसी ने अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा आतंकवादी वो लिखवाया है। आप खुद बताइए इस देश को कि जो हमारे इन अमर शहीदों को आतंकवादी लिखवा रहा है इतिहास में, वो कितना बड़ा गद्दार होगा। तो मोदी जी बताइए। और इस गद्दार नेहरू ने सन 47 में जो समझौता किया लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, अभी भी संविधान में कुछ वो दस्तावेज में अभी भी फाइनल अथॉरिटी, लोग कहते हैं कि अभी भी इस तरह का कुछ वेस्टिजेज, कुछ अवशेष पड़े हुए हैं कि फाइनल, और उसको देखने से ये लगता है कि अभी भी अंतिम शक्ति जो है वो इंग्लैंड ही है। उसकी जो महारानी है, उसका जो राजा है, जो किंग है ब्रिटेन का, उसको यहाँ आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। ये सारे जो है जो गद्दारी के प्रावधान कानूनी नेहरू ने जो किया है, सबको जो है स्क्रैप करने की ज़रूरत है। मोदी जी, कभी आपने इसकी बात की है? ये शायद एक वाक़या हुआ था कि जब वो महारानी आई थी, एक जो है वो उसके स्वागत में कार्ड छपा था, तो टॉप पर महारानी, बाद में राष्ट्रपति। अरे शर्म आनी चाहिए आपको कि वो जो जेएनपीसी अपने देश के राष्ट्रपति को उस महारानी के नीचे वो छपवाता है। नेहरू तो गद्दार था ही। और ये भी जान लीजिए कि हमारे इतने बड़ी राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करने वाला ये समझौता किया था इस गद्दार नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन से, कि जब भी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पाए जाएंगे, उनका अंतर्राष्ट्रीय अपराधी मान करके घोषित करते हुए इंग्लैंड को सौंपना। कितना बड़ा गद्दार था ये नेहरू। और उस नेहरू को आप पूछ रहे हैं, आप भी उतने ही बड़े गद्दार हैं। और ये हिसाब अब आप मुगालते में मत रहिए। ये हिसाब इस देश की आवाम आपसे लेगी, इस देश की जनता आपसे लेगी। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन आपसे ये हिसाब लेंगे। जो गद्दारों को पालने का जो माहौल आपने ये बना रखा है। और नाटक क्या चल रहा है? आप एक और तो इन देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं, और अपने प्रवक्ताओं को छोड़ दिया है, बस उनके विषय में वर्णन करते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन, कभी वो, और वो कहते क्या हैं कि ये राजीव जो है हमेशा, राजीव नहीं, वो राहुल जो हमेशा चीन के साथ रहता है, और सोनिया पर चीन के साथ रहती है। अरे समित पात्रा हो चाहे सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग हो, अरे वो एक गद्दारी कही जाती है। समित पात्रा महोदय लोग
जरा समझिए, ये गद्दार कही जाती है। और किस कदर, जरा सा हमारे देश के लोग जरा जरा इस चीज़ को समझें कि किस कदर जो है एक मेंटल कैप्टिविटी कि कोई नेहरू को गद्दार करने की हिम्मत नहीं कर रहा। भारतीय जनता दल तो अपनी आवाम को जगा रहा है। आवाम जिस दिन जाग जाएगी, आवाम को तो ये परेशान करके रखे हुए हैं, जातिवाद में बांट के रखे हैं, संप्रदायवाद में उसे कमज़ोर करने की ये जो है पूरा इंतजाम किया, सब मिले हुए हैं। अपनी आवाम को कमज़ोर करने में बीजेपी, ये जेएनपीसी यानी कांग्रेस और सपा बसपा वाम दल सब मिले हुए हैं। भारतीय जनता दल भाई कह रहा है कि हम इसको ताकतवर बनाएंगे, भारतीय एकता ला करके सबको, यही तो इसका लक्ष्य है। भारतीय एकता के आधार पर सबको एक साथ और समानता के आधार पर कि सभी लोग बराबर हैं, एक ही हैं, समान है और भारतीय है। यही तो ये जो इन पार्टियों को चुभ रहा है, देश विरोधी पार्टियों को, देश विरोधी पार्टी ये बीजेपी है, क्योंकि ये देश के दुश्मनों को पाल रही है और देश में भारतीय एकता न हो, इसलिए ये अपने 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 गुर्गों को, अपराधियों को धमकाने के लिए वो भेज रही है। धमकाने के लिए मतलब भारतीय जनता दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों, और इसके जो बड़े नेता हैं वो उनको भेज रहे हैं। और खुद वो चूँकि भारतीय एकता और भारतीयता आधारित सद्भाव, एकता, भाईचारा, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। और उसका सामना करने के लिए ये अपनी नैतिकता, नैतिक बल, नैतिक साहस सब कुछ खो चुके हैं। ये सामना नहीं कर सकते हैं, बिलों में छुपे हुए हैं। लेकिन वो याद रखें कि भारतीय जनता दल उनके बिलों में भारतीयता का इतना धुआं भरेगा कि उनको अपनी बिलों से बाहर आना ही पड़ेगा। तो और इसके अलावा खतरनाक बात, जो यूट्यूबर्स हैं इनके, वो अलग से देश में नफरत, अब नाम बार बार लेना ठीक नहीं है। तो कौन बोलता रहता है, कहता है कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से यहाँ पढ़े हैं, यहाँ वहाँ हैं, और रोज़ वो डरवाता रहता है अपने देश के लोगों को। गजवाए हिंद आ रहा है और दारुल इस्लाम आ रहा है, फलाने ठिकाने। अब उसका एक यूट्यूब पर मैंने देखा था कि ये राम मंदिर फिर टूट जाएगा, फिर वो डरवा रहा। तो एक और तो वो है, दूसरी ओर जो है ये सब जो है असदुद्दीन, पीएफआई, एसडीपीआई, सिमी, ये सब पूरे देश के माहौल को विषाक्त बना रहे हैं। ये सब कुछ जो है मोदी जी आपकी छत्र छाया, आपकी शह से, आपके पेट्रोनेज और प्रोटेक्शन से, आपके अंडर योर एजिस से सब हो रहा है। तो हमारे समाज में नफरत फैलाने वालों को दोनों ओर से, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, क्या समाज से वो नहीं है। ये देखिए, ये जो है बीजेपी आरएसएस की ओर से, और देखिए विशेषता इस बात की है कि वो मुखौटा पहना हुआ है, जो नाम तो लेना, एक है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है,
वो जब वो भाषण वाषण करता है तो जरा ध्यान से सुनिए, आपको लगेगा कि बीजेपी और आरएसएस का या हिंदूवादी संगठनों का। नहीं जनाब, भूल जाइए। वो वास्तव में गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज, जिसको आप कांग्रेस, उसका एजेंट है। वो भेष बदला हुआ है। यह है जीएनपीसी के, यानी अपने जीएनपीसी का एजेंडा है इस भारत को कमज़ोर करना, बांट के रखना। ये उसकी करतूत रही है। तो चूंकि जीएनपीसी सत्ता में नहीं है, उसी करतूत को ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों का मुखौटा पहन करके जीएनपीसी के एजेंडे को पूरा कर रहा है। ये खतरनाक वो खेल है। तो हमारी भारतीय अवाम जो है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो है, ऐसे देखिए, हाँ, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम जो है, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे, इनको एक ही ब्रैकेट में, एक ही कोष्ठ में समझें। ये देश में नफरत फैलाने वाले बहुत खतरनाक घातक तत्व हैं। लेकिन फिर वही बात, यदि इनके विषय में बताया जाए, और बताया भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है, तो वो बात अधूरी रह जाएगी। क्यों कि सिर्फ इन्हीं तक बात रखना हमारे मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी, बहुत बड़ा अन्याय। क्योंकि ये मोदी जी की छत्र छाया में चल रहा है। इस तरह की माहौल की कभी भी देश ने कल्पना नहीं की थी, और इस तरह के माहौल के लिए मोदी जी को सत्ता नहीं दी गई थी। माहौल ऐसा होना चाहिए, और इस माहौल की ज़रूरत है इस मुल्क को, कि जितने भी अपराधी हैं वो अपराध करने के पहले 1000 बार सोचें। जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, या तो अपनी आदत छोड़ दें, या वो देश के बाहर हो जाए। उनको कुचलने की ज़रूरत है, उनको पंख करने की ज़रूरत है। कैसे कुचला जाता है, कैसे पंख किया जाता है। मोदी जी, यदि आप में अकल ना हो, आप में कुवत न हो, 56 इंच सीना के बाद, तो भारतीय आम ताकत दल सत्ता का भूखा नहीं है, लेकिन आपको करके दिखा देगा। जरूरत इस बात की है। और वैसे भी यदि जनता के आशीर्वाद से जो उपकरण मिलता है, मुल्क को भी दिखा देगा कि इन देश के दुश्मनों से अपने मुल्क को महफूज कैसे करते हैं, सुरक्षित कैसे करते हैं, और इन देश के दुश्मनों को नष्ट में नाबूद कैसे करते हैं, उनको ठिकाने कैसे लगाते हैं। तब जाकर के माहौल जो देशभक्ति का जज्बा था, हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह इत्यादि का, वो माहौल आएगा। उस माहौल को न आने के लिए मोदी जी, आपकी बीजेपी, आपकी जीएनपीसी, आपके वाम दल, सब एक साथ हैं। इस देश के दुश्मन हैं आप। सुभाष चंद्र बोस का माहौल ना आए, भगत सिंह का माहौल ना आए, चंद्रशेखर आज़ाद का माहौल ना आए, अशफाकुल्ला का माहौल ना आए, उसी साजिश में मोदी जी, आपकी बीजेपी, आपकी जीएनपीसी, मैंने गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी, जो काकस, जिसे यानी भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कहा जा रहा है, और वाम दल और सभी उसमें शामिल है। इसलिए इस देश की जनता जो है वो यही बताना है, और कभी माफ़ नहीं करेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।